हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 8 गति। आइए देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिसके बारे में हम सीखते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं फर्स्ट क्या है। सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम क्या है? गति। अब गति को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि विरामावस्था क्या होता है। कोई भी वस्तु गति में है लेकिन उससे पहले तो वो विरामावस्था में होता है, तभी तो वो गति में होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं विरामावस्था क्या है। ठीक है, तो विरामावस्था स्टेशनरी मोशन, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु विरामावस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार से कोई बदलाव ना हो। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं कोई एक ये वस्तु है, ठीक है, जो एक जगह स्थिर है, ना ये इधर जा रही है और ना ही ये इधर जा रही है, ना ही ये इधर जा रही है और ना ही ये इधर जा रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये वस्तु स्थिर है, अर्थात विरामावस्था में है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, गति। ठीक है, तो गति क्या होती है? ठीक है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में भी परिवर्तन करती है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये इस वस्तु है, ठीक है, जो अभी तो विरामावस्था में है, लेकिन अभी इसकी स्थिति क्या है? मान लेते हैं इसका पॉइंट है कोई ए। ठीक है, अब ये गति करने के बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे ये बी, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर। ठीक है, अब ये वस्तु क्या होगा? गति करने के बाद यहाँ पे पहुँच जाएगी। ठीक है, जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यह वस्तु जो है वो गति में है, क्योंकि इसकी स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो हम इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में भी परिवर्तन करती है तो कहा जाता है कि वस्तु गति में है। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है जैसे उड़ते हुए पक्षियों की गति। ठीक है, जैसे पक्षी एक जगह से दूसरे जगह उड़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि पक्षी जो है वो गति में है। कार की गति, धमनियों एवं शिराओं, ठीक है, जिससे हमारा ब्लड जो होता है शरीर में दौड़ता है, पूरे शरीर में। ठीक है, धमनियों एवं शिराओं में रक्त की गति। ठीक है, और क्या होगा? दौड़ते हुए बालक की गति। इन सभी एग्जाम्पल्स को, ठीक है, उदाहरण को से हमें यह स्पष्ट होता है कि ये सब जो है वो गति में है। ठीक है, इस प्रकार हमारा गति यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूल बिंदु। ठीक है, अर्थात अभी हम यहाँ भी दिखाएं कि ये वस्तु क्या है? एक जगह है, यानी कि जिस पोजीशन में ये वस्तु बनी हुई है, स्थिर है, उस वस्तु को इसका ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, हम अर्थात इस प्रकार इसे समझेंगे, ओरिजिन। ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए, ठीक है, हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। इसे हम उदाहरण से इस प्रकार समझेंगे। ठीक है, जैसे कोई अगर आपसे कहता है कि इस चौराहे से, कोई मान लेते चौराहा है, रेलवे स्टेशन की दूरी 20 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर में है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ चौराहा जो होगा वो मूल बिंदु है। ठीक है, या मूल बिंदु कहलाएगा, जो रेलवे स्टेशन की दूरी को बता रहा है। मतलब कहाँ से बता रहा है? चौराहे से रेलवे स्टेशन की दूरी को बता रहा है, जो 20 किलोमीटर उत्तर में है। तो जो मूल बिंदु जो है, जहाँ से दूरी स्टार्ट हो रही है, वो कौन सा जगह है? चौराहा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मूल बिंदु जो है वो चौराहा है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ से मूल बिंदु आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं दूसरा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूरी। ठीक है,
मूल बिंदु समझ में आ गया, गति समझ में आ गया, विरामावस्था समझ में आ गया। अब देखते हैं कोई वस्तु जब दूरी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो दूरी तय करती है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होगा, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, मतलब एक निश्चित समय दिया जाएगा, या कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने में हमें कोई समय लगता है, ठीक है। तय की गई मार्ग बोलो या पथ बोल सकते हैं, ठीक है, या रास्ता भी बोल सकते हैं, की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाएगा, ठीक है। जैसे इसको हम इस तरह से समझते हैं, ठीक है, ग्राफ से। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है यहाँ, ठीक है, ए एक वस्तु है, ठीक है, जो अभी ए पे है, इसका स्थान क्या है 0 किलोमीटर, ठीक है। अब ये 0 किलोमीटर इसको मूल बिंदु मानेंगे, ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया। अब ये क्या होता है कि ये चलते चलते क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ सी पर आ पहुँचा, ठीक है, ए जो है वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया और सी पर पहुँच गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारा रास्ता है। यहाँ से यहाँ तक के पाथ की जो लंबाई है, पाथ मतलब रास्ते की जो लंबाई है, यही इस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ तक 5, तो कितना हो गया टोटल 10 किलोमीटर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए द्वारा चली गई कुल दूरी जो है वो कितना है 10 किलोमीटर, ठीक है। यह हमारा क्या है, यह ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये वस्तु जो है वो हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में तो जाएगा नहीं, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विस्थापन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, परिभाषा क्या लिखेंगे, सिंपल, किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं, ठीक है, यानी कि उस वस्तु द्वारा विस्थापन कहलाएगा, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। यह ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे हो सकता है। मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, एक वस्तु है m जो यहाँ पे है। अब ये क्या किया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, यहाँ पे आया, ठीक है, और यहाँ से फिर ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि m द्वारा जो विस्थापन हुआ, ठीक है, तो कितना हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी जो होगा वो क्या होगा, हम इसको ऐसे भी तो आ सकते हैं, ठीक है, एक रास्ता ऐसे आएगा, ठीक है, सीधा, ये स्केल से हम कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये सीधा जो होगा ये न्यूनतम दूरी होगा, ठीक है, ना कि ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अगर हम ऐसे बोलेंगे यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर, टोटल 10 किलोमीटर का विस्थापन हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो है मार्ग की कुल लंबाई, इसे हम दूरी कहेंगे। m द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है, लेकिन विस्थापन जो होगा वो कितना होगा, आइए देखते हैं। तो विस्थापन पाइथागोरस प्रमेय तो आता ही होगा, ठीक है। क्या होता है, ये कर्ण हो जाएगा, एक त्रिभुज बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार मान लेते हैं, ये लंब हो गया, ठीक है। तो हमको ये कर्ण चाहिए ना, ये कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, कर्ण बराबर क्या हम लिख सकते हैं, अंडर रूट, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब हमारा जो है वो लंब हम इसको माने हैं, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये भी हो जाएगा 25। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 25 अंडर रूट में 50 हो जाएगा। ये जो हम कह सकते हैं ये जो है 50 अंडर रूट 50 जो है वो क्या है, हमारा
विस्थापन है m के द्वारा, ठीक है। अब इसको ऋणात्मक कैसे हो सकता है, ठीक है, ये 0 भी हो सकता है विस्थापन और ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे होगा, मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु जो है वो A पर है, ठीक है, A पर है कोई वस्तु। अब ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया और कहाँ पे गया, C पे पहुँच गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ से या सॉरी ऐसे समझो, यहाँ पे 0 है, ठीक है, इधर ऋणात्मक में हम कुछ संख्याएं ले लिए और इधर धनात्मक में, दाहिने साइड धनात्मक में, बाएं साइड ऋणात्मक में, ठीक है। अब यहाँ से कोई वस्तु चलना प्रारंभ किया और D पे पहुँचा, D पे पहुँचा तो इसका विस्थापन अभी कितना हुआ, 2, क्योंकि यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो 2 किलोमीटर, हम इसको किलोमीटर में अगर लेंगे तो 2 किलोमीटर हो जाएगा विस्थापन। लेकिन अब ये वस्तु क्या हुआ, यहाँ पहुँचने के बाद इसका दिमाग फिर से वापस जाने का मन किया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, वापस आने लगा। जब वापस आने लगा तो C पे फिर से पहुँच गया। अब हम जो कहेंगे कि वस्तु द्वारा जो विस्थापन हुआ वो कितना हुआ, तो अब ये यहाँ से चल गया था, यहाँ पे पहुँचा था D पर, ठीक है, और D से फिर से वापस आ गया C पर, ठीक है। तो इसका विस्थापन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके द्वारा कुछ भी विस्थापन नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे भी समझते हैं, अगर आप घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से फिर से वापस घर आ जाते हैं तो आपके द्वारा विस्थापन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये माइनस में कैसे होगा, अब यहाँ तक तो था तो 0 हो गया। अब ये सपोज C पे नहीं रुककर ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया तो ये जो न्यूनतम दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो इस बिंदु, और हमें अभी क्या लिखे इसमें, किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति, तो प्रारंभिक स्थिति यहाँ था, तथा अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो इसका प्रारंभिक स्थिति ये था। अब मान लेते हैं वस्तु आके यहाँ पे रुका, ठीक है, -1 पे, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अंतिम स्थिति। तो इन दोनों के बीच का दूरी जो है वो कितना है, यहाँ 0 और यहाँ से यहाँ तक -1 है। तो हम इसको कह सकते हैं कि वस्तु द्वारा विस्थापन जो हुआ वो कितना हुआ, -1। आई होप आप लोगों को विस्थापन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा परिमाण। परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखते हैं इसका परिभाषा। किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को, ठीक है, इसका परिमाण कहते हैं, ठीक है। परिभाषा तो आप नोट कर सकते हैं, लेकिन इसे समझेंगे कैसे, जैसे अभी हमने यहाँ भी समझाया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं, ये 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर C to D, ठीक है। C से D का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 2 किलोमीटर। तो ये जो 2 है, ठीक है, यही हमारा क्या कहलाएगा, परिमाण, ठीक है, मैग्नीट्यूड कहेंगे, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। जैसे हम बोलते हैं कि 10 सेकेंड, तो यहाँ पे 10 सेकेंड जो है, ठीक है, घड़ी के सुई द्वारा अगर तय चली गई समय जो बताएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो 10 है वो हमारा परिमाण है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि परिमाण क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। परिमाण समझ में आ गया, तो अब यहाँ 2 प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं, हम इसको लिख सकते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। अभी एक वर्ड आया था भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशियों के प्रकार, ठीक है। तो भौतिक राशि जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक होता है सदिश राशि, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है अदिश राशि। तो आइए पहले देखते हैं सदिश राशि के बारे में, ठीक है। तो वह भौतिक राशि जिसके परिमाण, ठीक है, मैग्नीट्यूड, अभी मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड पहले ही समझाया, ठीक है। परिमाण एवं दिशा, डायरेक्शन, ठीक है, मतलब कोई मैग्नीट्यूड होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए और वो किसी दिशा में होनी चाहिए, ठीक है, दोनों होते हैं, उसे सदिश राशि कहते
हैं। जैसे भार, ठीक है, भार जैसे बोलेंगे कि 10 kg, ठीक है। अगर हम मून पे चले जाएं तो मून पे जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, हमारा जो भार होगा वो पृथ्वी की ओर लगेगा, लगेगा कि नहीं। वो 1/6 होता है मून पे। तो यहाँ 10 kg जो हुआ, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड 10 तो है लेकिन एक दिशा में है, ठीक है, मून पे पृथ्वी की ओर, ठीक है, तो वो यह दिशा भी है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का भी एक परिमाण होता है जिसको हम एम्पियर में डिनोट करते हैं या कूलम में करते हैं। धारा को एम्पियर में करते हैं, विद्युत आवेश को कूलम में करते हैं। जैसे बोलेंगे 2 कूलम, 3 कूलम, ठीक है। तो ये दिशा में आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है, इसलिए हम विद्युत आवेश को सदिश राशि कहेंगे, ठीक है। तीसरा है वेग। वेग भी जो होता है वो एक दिशा में होता है और इसका परिमाण भी होता है, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी हम आगे समझेंगे कि वेग क्या होता है, बल क्या होता है, संवेग क्या होता है, विस्थापन समझ में आ गया। विस्थापन भी अभी हमने समझा कि क्या होता है, एक दिशा में है, ठीक है, न कि किसी भी दिशा में, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये सारे जो उदाहरण हैं वो सब क्या हैं, सदिश राशि के उदाहरण हैं, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं, अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। वह भौतिक राशि जिसके केवल परिमाण, ठीक है, सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होते हैं, ठीक है, जैसे 10 किलोमीटर होगा, ठीक है, दिशा नहीं होता है, ठीक है, उसे अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे समय 10 घंटा बोल सकते, तो 10 घंटा बोलेंगे क्या, साउथ में थोड़ी ना होगा, ये तो सिर्फ 10 घंटा ही हुआ, ठीक है। सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है 10, क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 200 मीटर स्क्वायर जो हुआ वो थोड़ी ना है बोलेंगे कि धरती की तरफ लग रहा है, ये तो क्षेत्रफल ही है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है। आयतन, आयतन में भी क्या है, दिशा नहीं है, ये किसी भी दिशा में हो सकता है, ठीक है। चाल, चाल हम कैसे समझेंगे, चाल जैसे एक वस्तु है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। अब ये ऐसे करके चल रहा है तो ये कोई दिशा नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको चाल को भी क्या कहेंगे, अदिश राशि। ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। दूरी, दूरी भी अब यहाँ से यहाँ तक की जो कुल दूरी होगी उसको हम दूरी कहेंगे, ठीक है, इसलिए दूरी भी हमारा क्या है, अदिश राशि। विस्थापन हमारा क्या है, सदिश राशि, लेकिन दूरी क्या है, अदिश राशि, क्योंकि विस्थापन जो होता है वो एक सीधी रेखा में होता है, न्यूनतम दूरी होता है, ठीक है। अगर हम बोलें कोई वस्तु यहाँ से है और यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ से यहाँ ऐसे करके गया, ऐसे करके गया, तो हम इसके और इसके न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहेंगे ना। तो यहाँ से यहाँ तक एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, तब हम उसको विस्थापन कहेंगे। ताप केल्विन में आता है, जैसे 10 केल्विन, ठीक है, सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं। घनत्व भी हमारा, ठीक है, ये सारे जो उदाहरण है वो सब क्या हैं, अदिश राशि के उदाहरण हैं, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम कुछ और परिभाषाएं हैं, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इसमें हमें समझाना बाकी है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है।